हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क नाइट्स। सारी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल डार्क नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको मिलती रहे वीडियो से जुड़ी हुई सारी नई अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफ और तजस्सुस में लिपटी एक जिन की पुरस्कार कहानी, जाल पार्ट 2। रात वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने से कबल अवैस ने खिड़की से दूर तक नज़र दौड़ाकर देखा, जहाँ बेजा पानी भरा हुआ था। आसमान को बादलों ने अभी तक अपनी लपेट में लिया हुआ था। हवा भी चल रही थी। लगता था कि आज भी दिन भर बारिश होती रहेगी। अवैस तैयार हुआ, नाश्ता किया और रिजवान से पूछा, कल तुमने मेरी मोटरसाइकिल किसी मैकेनिक को दिखाई थी? मैकेनिक को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, रिजवान ने अपनी टाई की नॉट ठीक करते हुए बताया। क्यों? अवैस ने पूछा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम जल्दी आ जाओगे, ज़रा मोटरसाइकिल किसी मैकेनिक को दिखा देना। मैंने एक किक मारी और मोटरसाइकिल स्टार्ट। फिर मैं उसी मोटरसाइकिल पर अपने एक दो काम करने के लिए चला गया। कोई गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, रिजवान बोला। अच्छा, मुझसे तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, अवैस सोचते हुए बुड़बुड़ाया। इसकी एक ही वजह हो सकती है। रिजवान की आंखों में शरारत थी। वो क्या? अवैस ने सवालिया निगाहों से देखा। आपने किक मारने से पहले मोटरसाइकिल के स्विच में चाबी नहीं लगाई होगी। वैसे बाय द वे रिजवान, मोटरसाइकिल का स्विच होता कहाँ है? अवैस ने यूं पूछा जैसे इस बात से बिल्कुल अनजान हो। ये हम शाम को वापसी पर डिनर तनावी फरमाते हुए बताएंगे, तब तक आप इंतज़ार करें, रिजवान ने एक अदा से कहा और सबको खुदा हाफिज कहकर दफ्तर जाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद अपने हाथ में दफ्तरी बैग पकड़े अवैस भी लिफ्ट की तरफ जा रहा था। लिफ्ट में उसके अलावा 3 और अफराद थे। ऐसे ही उसके जहन में ख्याल आ गया कि आरिफा दिखाई नहीं दे रही, हालांकि वो भी इसी वक्त जाती थी। अवैस ने नीचे आकर अपनी मोटरसाइकिल निकाली। मोटरसाइकिल वाकई ही पहली किक पर स्टार्ट हो गई। वो बाहर सड़क पर आकर अभी ये जायज़ा ले ही रहा था कि कौन सी सड़क पानी से बची हुई है जो जाने के लिए इख्तियार की जाए। अचानक उसकी निगाह सामने गई, जहां आरिफा एक तरफ खड़ी थी। जैसे ही अवैस ने उसकी तरफ देखा, वो होले से मुस्कुराई। अवैस का दिल ज़ोर से धड़का। उसे लगा कि वो इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही संजीदा है। आरिफा जिस जगह खड़ी थी उसके दाएं बाएं पानी था। वो चलते हुए वहाँ तक चली तो गई थी, लेकिन पानी की वजह से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था कि वो पैदल जा सकती। उसने अवैस की तरफ देखकर यूं इशारा किया जैसे कह रही हो कि मैं उससे आगे और नहीं जा सकती, जैसे वो अपनी बेबसी जाहिर कर रही हो। अवैस को लगा वो इससे आंखों ही आंखों में मदद तलब कर रही है। वो मोटरसाइकिल उसके पास ले गया। जिस जगह वो खड़ी थी उसने अपना पाँव रखा और अब मुस्कुराकर बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो भी मुस्कुराई। बस स्टॉप की तरफ जाने के लिए मैं बमुश्किल यहाँ तक तो आ गई हूँ, लेकिन इससे आगे जाने के लिए मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अगर आप बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दें तो मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? वैसे आपको जाना कहाँ है? ऑफिस। किसके ऑफिस? अवैस को ये जानने का मौका मिल गया था कि आरिफा कहाँ नौकरी करती है। मैं गारमेंट्स कंपनी में जॉब करती हूँ। बहुत बड़ी कंपनी है, आपने यकीनन नाम सुना होगा, फास्ट फैशन। हाँ, मैंने उस कंपनी का नाम सुना है। तो आइए मैं आपको उस ऑफिस तक छोड़ देता हूँ, वो मेरे रास्ते में ही है। अवैस ने आरिफा को पेशकश की। शुक्रिया, आपको ख्वामोखा तकलीफ़ होगी, मुझे बस स्टॉप तक ले जाएं, मैं चली जाऊँगी। अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है। वो झिझकते हुए अवैस की मोटरसाइकिल के पीछे इस तरह से बैठ गई कि यकीनन उसने कुछ फासला ज़रूर रखा होगा कि सारे रास्ते मोटरसाइकिल चलाते हुए अवैस को ये एहसास तक नहीं हुआ कि कोई लड़की उसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी हुई है। वो दोनों ही चुप थे। अवैस चाहता था कि उससे उस खत के बारे में दरियाफ्त करे, और अगर वो इसके बारे में नहीं जानती है तो वो उसे साफ लफ्ज़ों में बता दे कि ये एक शादीशुदा शख्स है। मुझे अपनी बीवी एनी से बहुत प्यार है। उसकी मौजूदगी में मैं किसी और लड़की के साथ रवाबित कायम नहीं कर सकता हूँ, और ये मदद महज एक ही बिल्डिंग में रहते हुए हमसाये के नाते कर रहा हूँ। कोशिश के बावजूद वो उससे मज़ीद कोई बात न कर सका और उसका ऑफिस आ गया। शुक्रिया,
आरिफा ने उतरते ही कहा। फिर उसके शुक्रिया के जवाब में अवैस ने क्या कहा उसका इंतज़ार किए बगैर ही वो अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ी। अवैस ने भी मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। उस दिन ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही था। अवैस को दोपहर का खाना खाने का भी मौका नहीं मिल सका। इस दौरान एनी के भी 2 फ़ोन आए और वो उससे भी ठीक से बात नहीं कर सका। जैसे ही ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ, एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से अवैस को मज़ीद 2 घंटे तक रुकना पड़ा और जब दफ्तर से फारिग हुआ तो उसने सीधी घर की राह ली। सारा दिन आसमान पर बादल ज़रूर छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी में 2 चंद इजाफा हो गया और मौसम बहुत ही सर्द हो गया। दोपहर को खाना ना खाने की वजह से अवैस को शदीद भूख लग रही थी। आज फ्लैट में कोई भी नहीं था क्योंकि आज सबने समीना के घर जाना था। समीना के बड़े भाई ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने की खुशी में पार्टी दी थी। दावत तो अवैस को भी दी थी और उसने भी साथ जाना था, लेकिन काम की ज़्यादती की वजह से उसने ऑफिस से फ़ोन करके माजरत कर ली थी क्योंकि उन्हें मगरिब की नमाज के बाद चले जाना था और अवैस को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसे ऑफिस में और कितनी देर लग जाएगी। चची जान ने ताकीद की थी कि वो फिर भी आने की पूरी कोशिश करे। फ्लैट के दरवाजे की एक चाबी अवैस के पास भी होती थी। उसने अपने बैग से वो चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। कपड़े बदलने और मुंह हाथ धोने के बाद अवैस ने किचन का रुख किया। फ्रिज में खाने का सामान मौजूद था। खाना निकालने से कबल उसने एक बार घड़ी की तरफ देखा। रात के 8:30 का वक्त था। एक लम्हे के लिए तो उसने ये सोचा कि दावत पर चला जाऊं, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने इस सोच को अपने दिमाग से खारिज कर दिया कि पता नहीं वो खाना खा चुके होंगे, अब जाना मुनासिब नहीं है। अवैस ने खाना गर्म किया और मज़े से खाने के बाद बर्तन समेटे, अपनी जैकेट पहनी और मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर बाहर निकल गया। अवैस का इरादा था कि वो एनी के साथ फ़ोन पर बातें करते हुए कुछ चहलकदमी करेगा। वो फुटपाथ पर एनी का नंबर मिलाता हुआ खरामा खरामा चल रहा था। वो सड़क सीधी उस इलाके के पार्क तक जाती थी। उस सड़क पर ट्रैफिक का आना जाना भी लगा रहता था और रात गए तक इस जगह वीरानी दिखाई नहीं देती थी। ऐसी क्या बात थी कि आज फ़ोन पर बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। फ़ोन मिलते ही एनी ने शिकवा किया, आज काम बहुत था ना, एक के बाद दूसरी मीटिंग, एक के बाद दूसरी फाइल सामने मौजूद होती थी। दोपहर का खाना इस वक्त रात के खाने के साथ खाकर बाहर निकला हूँ। मुझे भी आज दिन इतना तवील लग रहा था कि जैसे ख़त्म ही नहीं होगा। एनी के लहजे में उदासी थी। दिन तवील क्यों लग रहा था भाई? घर में अकेली थी क्या? कोई बात करने वाला नहीं था? आज तुमसे बात जो नहीं हुई थी अवैस, इसीलिए दिन बहुत तवील लग रहा था। बोरियत भी ऐसी हो रही थी कि हर चीज़ काटने को दौड़ रही थी। तुमसे बात हो जाती है तो जैसे वक्त गुजर जाता है। इसका मतलब है कि तुमने मुझको वक्त गुजारी पर रखा हुआ है। तुम हो तो वक्त गुजर रहा है ना। मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि कब तुम मुझे अपने पास बुलाते हो, कब ये दूरी ख़त्म होती है। अरे एनी, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। बारिश की वजह से कल रात में फिर प्रॉपर्टी डीलर के पास नहीं जा सका। कल लंच टाइम पर प्रॉपर्टी डीलर से मिलूँगा, अवैस ने कहा। उसका एक हाथ जैकेट की जेब में था जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल होने की वजह से वो कान को लगा हुआ था। लंच टाइम पर तुम सिर्फ लंच करना, प्रॉपर्टी डीलर के पास ऑफिस से फारिग होकर जाना। आज दोपहर को क्या खाया था तुमने अवैस? बताया तो था कि दोपहर का खाना अभी खा रहा हूँ। तो क्या तुमने दोपहर को कुछ नहीं खाया था? पैसे बचा रहे हो कि मोटे हो रहे हो? क्या तुम्हारी कहीं तोन तो नहीं निकल आई है ना? और तुम अब पेट अंदर करने के चक्कर में हो, है ना? जो तुमने पूछा है उनमें से एक बात भी नहीं है। दरअसल आज मुझे दोपहर का खाना खाने की फुर्सत ही नहीं मिली। मुझे क्या, किसी ने भी नहीं खाया। जो अपने साथ टिफ़िन लेकर आए थे उन्होंने भी नहीं। उनके टिफ़िन उसी तरह वापस चले गए। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये क्या बात हुई? कंपनी काम लेना ही जानती है, मुलाजमीन के खाने पीने की कोई फिक्र नहीं इन्हें। ऐसी बात नहीं है एनी, कभी कभी काम की ज़्यादती हो जाती है ना। अचानक अवैस को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। बातों में मशगूल होने की वजह से उसने कुछ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन इस बार उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर होले से हाथ मारकर उसे अपनी जानिब मतवज्जा करने की कोशिश की है। अवैस ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और यकदम चौंक पड़ा। उसकी पुश्त पर तकरीबन 2 फुट के फासले पर वही शख्स अपने उसी हुलिये में चला आ रहा था। वही ओवरकोट, पतलून और सर पर तिनकों का बना हैट।
अवेश ने हैरतनाक निगाहों से उसकी तरफ देखा और एनी से बोला, एनी मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। अरे अब क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, मैं अभी कॉल बैक करता हूँ। अवेश ने कहकर मोबाइल फ़ोन बंद करने के बाद उसे अपनी जैकेट की जेब में रखा और उस शख्स की तरफ रुक गया। इलाके का पार्क आ गया था और वो दोनों पार्क के जंगले के साथ खड़े थे। अंदर पार्क में इतनी गहमा गहमी नहीं थी। इसकी वजह कल रात की शदीद बारिश की वजह से पार्क में जमा होने वाला पानी था। तुम? हाँ मैं। तुमने पहचान लिया? हमारी कल पहली मुलाकात हुई थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए अपने मखसूस पुरस्कार लहजे में कहा। अवेश ने उसका गहरी निगाहों से जायज़ा लिया। तुम कोई बहरूपिया हो? अचानक आते हो और गायब हो जाते हो। किसी छलावे की तरह तुम्हारे अंदर फुर्ती है। तुम क्या मुझे करतब दिखाते फिर रहे हो? 10-20 रुपये दरकार है क्या? आज उस रेस्टोरेंट में कुछ खाना चाहते हो? अवेश ने रेस्टोरेंट की तरफ देखे बगैर अपने अंगूठे का इशारा उस तरफ किया। वो अवेश की बात सुनकर हंसा। मैं बहरूपिया नहीं हूँ, न तुझे कोई करतब दिखा रहा हूँ और ना ही मुझे 10-20 रुपये की ज़रूरत है। उस रेस्टोरेंट में खाना खाने की मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारे साथ मैंने दोस्ती की है, इसीलिए तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। जाने किस दोस्ती की बात कर रहे हो तुम? जाओ और मुझे भी जाने दो। यही तो काम करने के लिए मैं आया हूँ कि तुम जाओ। तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। तुम इस चहलकदमी को यहीं ख़त्म करो और वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ चले जाओ। उसके लहजे में कोई तगय्युन नहीं आया था। क्यों मैं चला जाऊं? और मेरा क्या काम शुरू होने वाला है? बंद करो अपना ये ड्रामा। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर इस्तेजाब और इस्तफसार की झलक आया हो गई, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। कोई तुम्हें अपनी मदद के लिए आवाज़ दे सकता है, तुम्हें मदद के लिए पुकार सकता है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए और तुम उसकी मदद करोगे। किसकी मदद? अवेश को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका दिल चाहा कि वो उसको डांट कर अपने सामने से चले जाने के लिए मजबूर कर दे। उसे उलझन होने लगी थी। देखो, मैं तुमसे कोई गलत बात नहीं करता हूँ। तुम शायद भूल गए हो कि कल अगर मैं तुम्हें आवाज़ देकर ना रोकता तो वो कार तुम्हें कुचलकर गुजर जाती। जो बात अवेश अपने दिमाग से महव कर चुका था वो उसने फिर याद कराई। अवेश ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर किसी शोले की तरह ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि कार की तेज़ रफ्तार आवाज़ उसने सुन ली होगी जिसे वो नहीं सुन सका था और उस शख्स ने उसे खबरदार कर दिया था। इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा, अवेश ने उससे जान छुड़ाने के लिए कहा और जाने के लिए जैसे ही मुड़ा वो अकब से बोला, कल जो तुम्हें खत मिला था वो मेरी तरफ से था। हम दोनों की पहली मुलाकात का संदेशा था। वो खत किसी लड़की ने नहीं लिखा था। उसकी ये बात सुनकर अवेश चौंक कर रुक गया। इस राज के मुनकशिफ होने पर वो तज़ब्ज़ब से उसकी जानिब देखने लगा। उसकी आंखों में हैरत टपकने लगी। अवेश ने घूमकर उसकी तरफ देखा। वो अपनी जगह खड़ा था। उसकी दोनों आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं और उसके होंठों पर खफीफ तबस्सुम की लकीर थी। इससे पहले कि अवेश कुछ बोलता उसने मताहमत से कहा, अपनी बिल्डिंग की तरफ लौट जाओ, अभी और इसी वक्त। तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आरिफा को। आरिफा? अवेश ने उसके मुंह से आरिफा का नाम सुना तो वो चौंक पड़ा। कल का वाक़या और ख़त अवेश को कुछ और सोचने पर मजबूर करने लगे थे। वो सोचने लगा कि उसे इसकी बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं। अवेश के दिमाग से आवाज़ आई कि आजमाइश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो अजनबी अवेश की तरफ बढ़ा और उसकी पुश्त पर आ गया। उसने अवेश के नज़दीक होकर कहा, वक्त ज़ाया मत करो, और अगर ये झूठ हुआ तो? अवेश ने कहकर साथ ही गर्दन घुमाकर अपने अकब में देखा और उसे हैरत का शदीद झटका लगा। अब वो शख्स उसके पीछे नहीं था। अवेश ने मतलाशी निगाहों से दूर तक देखा, हर तरफ नज़र दौड़ाई। वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक अवेश ने पहली बार महसूस किया जैसे उसके आसपास से गुजरने वाले लोग उसे अजीब निगाहों से देखकर गुजर रहे हैं। अवेश ने उनकी निगाहों की कोई परवाह नहीं की। यकदम वो एक बार फिर अवेश के सामने आ गया। अवेश ने ठिठक कर उसकी तरफ देखा और वो देखते ही बोला, अगर मेरी बात झूठ हुई तो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा
और अगर सच हुई तो? वो ये कहते कहते आगे रुक गया। तो अवैस ने हैरत का पहाड़ उठाए हुए कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है और कौन है। अभी सामने था, अभी नज़रों से ओझल होकर फिर सामने खड़ा था। तो फिर तुम मुझसे दोस्ती भी करोगे और मेरी सारी बातें भी मानोगे? और अगर ये झूठ हुआ तो तुम मेरी सज़ा के हकदार होंगे फिर? अवैस बोला। मुझे मंजूर है। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया। अवैस देखना चाहता था कि इस बार क्या होता है, अपनी बात में वो सच्चा साबित होता है या झूठा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अवैस ने मज़ीद अपने आप को उलझाने की बजाय बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगा दी। अवैस को अचानक भागता देखकर देखने वाले ताज्जुब से चौंके, लेकिन अवैस को इस वक्त किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो जानना चाहता था कि क्या वो शख्स वाकई अपनी बात में सच्चा है। अवैस भागता हुआ उस बिल्डिंग की तरफ पहुंचा और लिफ्ट के ज़रिए से ऊपर चला गया। अवैस अपने फ्लैट के पास पहुंचा और उस राहदारी में कभी दाएं कभी बाएं देखने लगा। उसे कुछ भी गैरमामूली दिखाई नहीं दिया। अवैस को तो आरिफा के फ्लैट तक का नहीं पता था। राहदारी में मुकम्मल सकूत था। हर फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। वो कुछ देर इसी तरह खड़ा रहा और सोचने लगा कि आरिफा कहीं नीचे या ऊपर वाली मंजिल पर तो नहीं रहती। अवैस कुछ देर इसी तरह सोचता रहा। उसे उस पुरस्कार शख्स की बातें फरेब लगने लगी। वो झूठा और बहरूपिया था। अवैस को गुस्सा आ गया और उसने अपने फ्लैट की तरफ जाने के लिए जो ही एक कदम उठाया, अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला। वो आदमी तेज़ तेज़ कदम उठाता अवैस के पास से गुजरा और 2 फ्लैट छोड़कर तीसरे फ्लैट के दरवाजे के सामने रुकते ही उस दरवाजे पर दस्तक दी। अवैस उसकी तरफ देखते हुए अपनी जगह खड़ा रहा। जाने क्यों उसे यहाँ कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा जैसे ही खुला, उस शख्स ने एक झटके से दरवाज़ा धकेला और अंदर चला गया। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। अभी चलो मेरे साथ, इसी वक्त। दूसरी निस्वानी आवाज़ में गुस्सा था। अवैस ने बोलते ही पहचान लिया कि ये आरिफा की आवाज़ थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे फ्लैट में आने की? चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। निकल जाओ मेरे फ्लैट से। मुझे जुर्रत का बताती है? मुझे बताती है तू? वो मर्द पहले से भी ज़्यादा सीखा होकर चीखा और फिर ऐसा लगा जैसे उस मर्द ने आरिफा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। आवाज़ के साथ आरिफा के मुंह से चीख की आवाज़ भी निकली। छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ दो तुम। गालिबन वो आरिफा की माँ की आवाज़ थी। ए बुढ़िया, पीछे हट। उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही फ्लैट का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। कटे हुए होंठ और निकलते खून के साथ आरिफा बाहर निकली और चीखकर बोली, कोई पुलिस को बुलाए, ये शख्स हमें मार देगा। फिर यकदम उसकी निगाह अवैस पर पड़ी और वो उसकी तरफ लपकी। इसी असना में वो मर्द भी बाहर निकल कर आ गया और आरिफा के पीछे भागता हुआ आया। उस आदमी का चेहरा कहर आलूद था। आंखों से जैसे शोले बरस रहे थे। अवैस मुजस्माए हैरत बना हुआ था। आरिफा उसे मुखातिब करते हुए बोली, मेरी मदद कीजिए, ये हमें मार देगा, मुझे इससे बचाइए। उस शख्स ने पीछे से आरिफा को बालों से पकड़ लिया और एक बार फिर मारने के लिए अपना हाथ बुलंद किया। ठीक उसी वक्त अवैस उनकी जानिब बढ़ा और इससे पहले कि उस शख्स का हाथ आरिफा के मुंह पर दोबारा पड़ता, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो इसे, अवैस ने गुस्से से कहा और उसे एक तरफ धक्का दे दिया। वो परे जा गिरा। आरिफा उसके पीछे खड़ी हो गई। उसकी माँ खौफज़दा अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी, जबकि दूसरे फ्लैट से लोग अपने अपने अधखुले दरवाजे से बाहर झांक रहे थे। वो शख्स उठा और जहर आलूद निगाहों से अवैस की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? ये हम मियाँ बीवी का मामला है। अवैस पर पहली बार ये इंकशाफ हुआ कि आरिफा शादीशुदा है और वो शख्स इसका शौहर है। आरिफा तेज़ी से उसके सामने आकर अवैस से तेज़ लहजे में बोली, इससे मेरी शादी हुई थी, लेकिन इसकी बुरी आदतों की वजह से मैंने इससे अलग होने का अदालत में केस किया हुआ है और केस का फैसला मेरे हक में होने ही वाला है। मुझे इससे बचा लीजिए प्लीज़। ये एक जालिम शख्स है, इसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। ये मुझे मार देगा, मेरी मदद करें, मुझे इससे बचाएं। आरिफा की आंखों में आंसू थे। बकवास करती है, तुझे मेरे साथ रहना होगा। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चल ताकि मैं अदालत को ये साबित कर सकूं कि तू मेरे साथ रहती है।
वो एक बार फिर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा। अवैस आरिफा के सामने आ गया। उसने उसकी तरफ देखते हुए दुरुस्त लहजे में और गुस्से से कहा, अगर अब तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर ना गया तो क्या कर लोगे तुम? देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। चंद मिनटों में तुम्हारा क्या हशर हो सकता है। अवैस ने उसकी आंखों में आंखें पेवस करते हुए कहा। अवैस के कहने का अंदाज ऐसा खौफनाक था जैसे वो उसके वाकई किसी भी कदम का जवाब मुंह तोड़ देगा कि उसे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी जगह रुक गया। अवैस की धमकी का असर उसके चेहरे पर खौफ की सूरत में साफ आया था। इसी असना में एक फ्लैट से एक और नौजवान बाहर निकल आया जो उसे घूर रहा था। उस शख्स ने पहले अवैस की तरफ फिर उस नौजवान की तरफ देखा। उसे अब यकीन हो गया था कि उसके अब कुछ भी करने से उसकी अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। देख लूँगा मैं तुम्हें। उसके पास ये कहकर जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। आरिफा ने रोते हुए अवैस का शुक्रिया अदा किया और उसकी माँ उसे अंदर ले गई। कुछ देर के बाद एक बार फिर इस जगह सकूत का राज हो गया। अवैस फ्लैट के दरवाजे के पास खड़ा सोच रहा था कि उस पुरस्कार शख्स की ये बात भी बिल्कुल ठीक साबित हुई थी। इसका मतलब है कि वो जो भी कहता है उसकी बात में सच्चाई होती है। वो वाकई मेरा दोस्त है, कोई बहरूपिया नहीं है। लेकिन वो है कौन? अवैस ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से अंदर गया। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। कमरे में जाते ही अवैस ने रोशनी की और उस दराज को खोला जहां उसने वो खत रखा था, लेकिन दराज में अब वो लिफाफा नहीं था। उसने एक के बाद दूसरा दराज देखा, फिर एक जगह से दूसरी जगह और फिर इसी तरह सारा कमरा छान लिया, लेकिन उसे वो लिफाफा कहीं नहीं मिला। कुछ देर के बाद वो कमरे के दरमियान में खड़ा हैरत की तस्वीर बना सोच रहा था कि वो लिफाफा कहाँ चला गया। जबकि उसके कमरे की किसी भी चीज़ को कोई भी हाथ नहीं लगाता था, तो फिर वो लिफाफा कहाँ गुम हो सकता है? क्या मुझे सिर्फ वो पढ़ने के लिए ही दिया गया था? महज एक पैगाम था जो मुझे मिल गया और फिर लिफाफा गायब हो गया। लेकिन कैसे? अवैस सोचते हुए अपने आप से सवाल कर रहा था। अब वो उस पुरस्कार शख्स से मिलना चाहता था। 3 दिन गुजर गए थे। इन 3 दिनों में वो पुरस्कार शख्स अवैस को कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। वो ना ही अचानक उसके सामने आया था। अवैस को भी उसका तभी ख्याल आता था जब उसे काम से कुछ फुर्सत होती थी, वरना काम में मसरूफ़ रहने की बाइस तो उसे उसका खफीफ सा भी ख्याल नहीं आता था। एक बार फिर वो उसके जहन से महव हो गया था। दफ्तर से वापसी पर अवैस किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में विराजमान होता था, या फिर किराए की रिहाइश देखने के लिए वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ शहर के किसी न किसी इलाके में होता था। अब वो भी शिद्दत से चाहने लगा था कि उसे कोई अच्छी और मुनासिब रिहाइश मिल जाए ताकि वो अपनी बीवी एनी को इस शहर में ले आए। इसके बगैर वो बहुत उदास हो गया था। उस शाम अवैस को प्रॉपर्टी डीलर ने एक फ़्लैट दिखाया। वो एक अच्छे इलाके में था। साफ़ सुथरा बिल्कुल नया फ़्लैट बना था। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि इसका मालिक बसिलसिलाए रोज़गार बैरूनी मुल्क आबाद है। वहाँ वो किसी कंपनी में मुलाजमत करता है। उसकी बीवी और बच्चे भी साथ होते हैं। फ़िलहाल वो इस फ्लैट को किसी अच्छे और मुख्तसर से फैमिली को किराए पर देने का ख्वाहिशमंद है। अब अवैस की फैमिली से क्या मुख्तसर फैमिली हो सकती थी? एक मियाँ और उसकी एक बीवी। अवैस को पहली ही नज़र में वो फ्लैट अच्छा लगा। किराया भी उसके हिसाब से ठीक था और फिर इस जगह का फ़ासला उसके ऑफिस से दूर भी नहीं था। मुझे ये फ़्लैट पसंद है, आप मेरी बात कराएं उनसे। अवैस ने फ़ौरन हामी भरते हुए कहा। इस फ्लैट की बात मुझसे ही करनी होगी। ये फ़्लैट मेरे सुपुर्द है। किराया और एडवांस मैंने बता दिया है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं। फ़्लैट जिस हालत में है उसी हालत में वापस होगा। किसी भी टूट फूट की जिम्मेदारी आपकी होगी, प्रॉपर्टी डीलर ने बताया। हम तो 2 ही अफराद हैं, क्या टूट फूट करेंगे? अवैस मुस्कुराया। दरअसल ये फ़्लैट उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए बनाया है। इस फ्लैट का मालिक बैरूनी मुल्क नौकरी करता है। 2 साल के बाद वो अपनी नौकरी से सुबकदोश हो जाएगा, तब वो यहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेगा। इसलिए जो मुआहिदा होगा उसके मुताबिक आपको ये फ़्लैट खाली करना पड़ेगा।
अवेश ने उसकी बात सुनकर सोचा, 2 साल का अरसा बहुत होता है। इस दौरान मुमकिन हो सकता है कि वो अपना खुद सियाती फ्लैट खरीदने के काबिल हो जाए। लिहाजा उसने उसकी तमाम शराइत मान ली और अगले दिन उसी वक्त लिखे हुए मुआहदे के कागज़ पर साइन करने और एडवांस वगैरह देने का तय करके वो उस फ्लैट से बाहर निकल गया। अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर अवेश ने पहले एनी को फ़ोन किया। कुछ ही देर बाद उससे राब्ता हो गया। अवेश ने रस्मी बातचीत के बाद बताया, मुबारक हो एनी, हमें एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे इलाके में किराए पर फ्लैट मिल गया है। क्या वाकई अवेश? हाँ वाकई। अब तुम जल्दी से यहाँ आने की तैयारी कर लो। कल इसी वक्त मुझे इस फ्लैट की चाबी मिल जाएगी। कल क्यों, आज ही चाबी ले लेते ना। अरे एक मुआहदा लिखा जाएगा और उसके बाद ही चाबी मेरे हवाले होगी, इसीलिए कुछ सब्र करो और तैयारी रखो। आप इस वक्त कहाँ हो? उसी इमारत के बाहर खड़ा तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ और अब मैं फ़ोन बंद करने लगा हूँ। फ्लैट में जाकर तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा। अवेश ने बताया। फ़ोन बंद कर दिया। अवेश ने मोटरसाइकिल को किक मारी और मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। अवेश एक अच्छा फ्लैट मिल जाने पर खुश था। इससे भी ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि अब एनी भी इसके पास आ जाएगी और वो एक साथ रहने लगेंगे। दोनों के दरमियान हाइल दूरी ख़त्म हो जाएगी। इन्हीं पुरमुसर्रत ख़यालात में वो उस इमारत में जा पहुंचा जहां फ्लैट में उसकी रिहाइश थी। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद अवेश उसकी चाबी अपनी उंगली में घुमाते हुए लिफ्ट की तरफ जा रहा था कि अचानक एक बड़े सतून के साथ टेक लगाए अपने सीने पर हाथ बांधे वही पुरस्कार शख्स उसे खड़ा दिखाई दिया। उसका वही हुलिया था, उसमें कोई तब्दीली नहीं थी। उसकी निगाहें अवेश की तरफ मरकूज थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अवेश उसे देखते ही ठिठक कर रुक गया। वो उससे मिलना चाहता था। बहुत से सवालात का अंबार उसके दिमाग में था। वो उससे हर सवाल करना चाहता था, हर सवाल का जवाब लेना चाहता था। अवेश के लिफ्ट की तरफ जाते कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे। जो ही वो उसके करीब पहुंचा, उसने दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार कदरे तेज़ थी। अवेश ने उसे दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो उसे पुकारा, ए रुको। उसने अवेश की बात पर कोई तवज्जो न दी और अपनी ही धुन में चलता रहा। अलबत्ता जो ही अवेश ने उसे आवाज़ दी, उसके पास से गुजरते हुए एक आदमी ने उससे ज़रूर देखा और फिर उसकी हैरतनाक निगाहें उस पर मरकूज़ हो गईं। अवेश ने एक लम्हे के लिए उस आदमी की तरफ देखा। उसने उसकी हैरानगी पर कोई तवज्जो न दी। वो उस पुरस्कार शख्स के पीछे भागने लगा। वो दूसरे दरवाजे से निकलकर उस इमारत के अकब में चला गया। उस तरफ 4 दीवारी के साथ एक छोटा आहानी गेट था जो बंद ही रहता था। उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। वो शख्स यकदम रुक गया। दीवार के साथ 2 खाली ड्रम सीधे रखे हुए थे। उस शख्स ने छोटी सी जिस लगाई और एक खाली ड्रम पर टांगे लटकाकर इत्मीनान से बैठ गया। उसकी निगाहें एक बार फिर अवेश के चेहरे पर जम गईं। होठों पर वही तबस्सुम की लकीर आया थी। अवेश उसके करीब जाकर सामने खड़ा हो गया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? तुम कौन हो आखिर? उस दिन वाली मेरी बात सच साबित हुई थी ना? शर्त के मुताबिक अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। कोई छलावे हो, मदारी हो, आते हो, मुझे कुछ कहते हो, फिर कहीं गायब हो जाते हो। अवेश ने एक साथ कई सवालात कर दिए थे। वो जानने के लिए मुस्तरिद था कि आखिर वो शख्स क्या चीज़ है जो होने वाला वाक़या पहले ही बता देता है। बाकी सब बातें छोड़ दो, एक बात का जवाब दो। जो भी मैंने तुम्हें कहा, क्या वो गलत निकला? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं मिस्टर अवेश। मैंने कहा ना। अवेश ने कहना चाहा, लेकिन उसने अपने उसी लहजे में इस बात को काट दिया और अपना सवाल एक बार फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए दोहराया। जो भी मैंने तुमसे कहा, क्या वो गलत निकला? नहीं, जैसा तुमने कहा वैसा ही हुआ। मेरी बातों पर यकीन आया? मुझे असल में तुम्हारे बारे में जानना है। तुम कौन हो, कहाँ से आते हो और कहाँ गुम हो जाते हो, और जो भी तुम मुझे बताते हो उसका तुम्हें पहले इल्म कैसे हो जाता है? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है कि नहीं? तुम पहले मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हो? क्या तुम कोई बाजीगर हो? अवेश ने इस बार कदरे तेज लहजे में पूछा। अपने किसी सवाल का जवाब न पाकर उसे अचानक गुस्सा आ गया और उलझन होने लगी।
अवेश के गुस्से और तेज लहजे की परवाह किए बगैर वो ड्रम से नीचे उतरा और जिस रास्ते से वो दोनों इस तरफ आए थे उसी रास्ते पर खरामा खरामा कदम उठाते हुए बोलने लगा, तुम किराए पर फ्लैट ले रहे हो, अपनी बीवी को उस फ्लैट में अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हो। मेरी मानो तो वो फ्लैट मत लो। पर क्यों न लूँ वो फ्लैट? ये तुम्हें तुम्हारा दोस्त कह रहा है। कौन दोस्त? मैं और कौन? अरे मुझे बताओ तो सही, मैं वो फ्लैट क्यों नहीं लूँ? मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मत लो वो फ्लैट। तुम मेरे साथ वादा कर चुके हो, तुम मुझसे दोस्ती करोगे। एक दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ, वो फ्लैट मत लो, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। पर जब तक तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ? मुझे ये सब तुम्हारी बाजीगरी लगती है। अवेश उसकी बात पर तब तक यकीन करने के लिए तैयार नहीं था जब तक वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताने पर रजामंद नहीं हो जाता है। क्या तुम एक बार फिर मुझे आजमाना चाहते हो, जबकि उस दिन तुम्हारे साथ ये बात तय हो गई थी कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, और अगर सच होने की सूरत हुई तो फिर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे। वो कहता हुआ लिफ्ट के पास चला गया। उस वक्त वहाँ कोई और नहीं था। पर तुम मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताना चाहते? मैं जब भी इस बारे में सवाल करता हूँ तुम बात कहीं और ले जाते हो, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ। ये बातें फिर भी हो सकती हैं। कल तुम उस फ्लैट में एडवांस लेकर जा रहे हो ना? मत जाना। पर क्यों नहीं जाऊँ? मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ। अवेश इस बार गुस्से से चीखा। उसकी बात का जवाब देने की बजाय वो उसके कंधे के ऊपर से उसके अकब में देखने लगा। अवेश को लगा जैसे उसके पीछे कोई है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि वो उस तरफ देखने के लिए मजबूर हो गया है। अवेश ने भी अपनी गर्दन घुमाई और अकब में देखने लगा। उसके अकब में कोई नहीं था। अवेश ने दाएं बाएं गर्दन घुमाई, मतलाशी निगाहों से देखा। किसी को न पाकर उसने फिर अपने सामने खड़े उस पुरस्कार शख्स की तरफ देखा और चौंक पड़ा। अब वो इस जगह से गायब था। अवेश मुस्तराबाना अंदाज में उसे मतलाशी निगाहों से देखने लगा। यकदम उसकी निगाहें उस बिल्डिंग के चौकीदार पर पड़ी। वो एक तरफ खड़ा उसकी तरफ हैरतनाक निगाहों से देख रहा था। अवेश ने उससे आंखें चार होते ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उधर जा रहा था सर, उसने जवाब दिया और फिर चल पड़ा। 2 कदम चलकर वो रुक गया। पर सर एक बात पूछूं? अभी आप? चौकीदार कहते कहते रुक गया। हाँ बोलो, क्या आप? चलता हूँ सर, आप यूं ही नाराज़ हो जाएंगे। अरे पूछो, क्या कहना चाहते हो? नहीं नाराज़ होता। सर अभी आप अकेले में किससे बातें कर रहे थे? मैं अकेला बातें कर रहा था। तुम मुझे कब से देख रहे थे? सर मैं तो ऊपर काम से जा रहा था। जब आप उस तरफ से अकेले बातें करते हुए आ रहे थे तो मैं तो आपको देख के रुक गया था सर। इसका मतलब है कि वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। जब मैं उस रात पार्क के करीब उससे बातें कर रहा था तब भी लोग मेरी जानिब देख रहे थे, लेकिन मैंने किसी पर भी तवज्जो नहीं दी थी। यानी क्या वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है? अवेश सोचते हुए अपने आप से कहने लगा, और इसी सोच में उसने लिफ्ट का बटन दबा दिया। अवेश को ये जानकर और भी शिद्दत से हैरत का झटका लगा था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो ये परवाह किए बगैर कि चौकीदार उस जगह खड़ा उसके जवाब का मुतमन्नी है, वो लिफ्ट के अंदर चला गया और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया।